दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर जो एक स्नेह बरसाया है, इसलिए और इस स्कूल का और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना गहरा रिश्ता है। और यहाँ पर जो आपके शिक्षकगण बैठे हुए हैं वे मेरे अच्छे खासे सहयोगी है, मित्र है, और यूँ कहिएगा कि मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और उससे बेहतर बात यह है कि आप लोग जो है पीछे पीछे जो लोग हैं, इधर ध्यान दीजिए, पीछे है, इधर मेरी तरफ ध्यान देना है। मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप अच्छे छात्र हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी कहा जाता है जब अच्छा खिलाड़ी होता है तो बहुत ही आसान इंसान से मार खा जाता है, तो ये भी हमने देखा है। तो राजा टिळ्याला हुसकावून सौभाग्यपूर्वी आमच्या आई माता वगैरे एवढा मोठा आपली पण आजी असं बघा एवढं मळवड करते बघा एवढं मोठं सौभाग्याच्या टिळ्याला हुसकावून टिकल्याने बाजी मारली. सौभाग्याच्या टिळ्याला हुसकावून टिकल्याने बाजी मारली. अहो असे दरवाजेच काय बाथरूम देखील सौभाग्यवती झाली. आपण काढून लावत नाही का तिथे सर हे तुम्हाला कसं माहिती माणूस अनुभव शिकतो ना बरंच काही. तो ये एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर कम से कम क्या क्या होना चाहिए एक बात देखिए, जिसका एडवर्टाइज देना है उसके बारे में पूरी जानकारी दे. कहाँ मिलेगा ये लिखिए, समय कौन सा है ये लिखिए, कितना खर्चा आएगा ये लिखिए, वहां पर कहां से जाने के लिए कौन सा मार्ग है ये लिखिए, और उसके लिए स्कीम क्या है, मतलब उसके लिए ऑफर जिसे हम रेज़्यूमे कहते हैं, उसके लिए सहूलियत क्या दी गई है इसके बारे में लिखिए. तो वो चीज बहुत ही चाहिए. उसके लिए डिजाइन बनाए इसकी जरूरत नहीं. रीड साहब देखो आज भी वो बचपन का हम लोग निर्मा किया, आज भी एडवर्टाइज हमारे दिमाग में. हम छोटे थे उससे भी छोटी, अब वो बूढ़ी होकर मर गई तो जिसने वो एडवर्टाइजमेंट किया ना निर्मा का, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए सबकी. पहले इस्तेमाल करेंगे फिर किसी पास डिटर्जेंट. ये एडवर्टाइजमेंट है. ये सही तरीका है एडवर्टाइज. डिजाइन बनाने से वो एडवर्टाइज नहीं बनता, बल्कि उसको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी विशेषता क्या है वो लिखना होगा. 5 अंक मिल जाएंगे. यूं देखो पत्र लेखन 5 अंक में से 4 अंक लगाओ. हिसाब लगाओ ना. पत्र लेखन 5 अंक में से 4 अंक मिले, 1 अंक कट गया हमारा, कट जाने दो, जल्दी लगाना है. विज्ञापन माफ कीजिएगा, वृत्तांत कहानी 5 में से 4 अंक, 8 बन गए. अब यहाँ हमारा विज्ञापन फिर 4 अंक, अच्छा बनाया 12 अंक बने. देखो अब रहा इसके अंदर क्या, गद्य अभिनय. दिए गए गद्य खंड पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर एक वाक्य में हो. बहुत ही जरूरी है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करना. अब ये 5 के 5 अंक मिल जाते हैं दोस्तों, 5 के 5 अंक. और जो फेल होने वाले कहते हैं सर मैं फेल हो जाऊंगा, पहले 5 अंकों के लिए था, अब 4 अंकों के लिए दिया गया है. 4 अंकों की निर्मित होती है उसके लिए, और ये 4 के 4 अंक मिलने ही चाहिए. माझ्या बाबाची जागीर है हमारी, मिलने ही चाहिए 4. लेकिन प्रश्न निर्मित करते समय क्यों, कहां, कैसे, इसलिए, क्योंकि, कारण, इसलिए वगैरह वगैरह, इससे हम प्रश्न तैयार करें. लेकिन अगर सर एक बात हो जाती है कि छात्र ये भूल जाते हैं कि प्रश्न तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना ही भूल जाते हैं. देखो एक सवाल कर रहा हूं आपसे, मैंने दीदी से पूछा, हम तुम्हारे देश से मतलब दुनिया में साथ देखो क्या कर रहा हूं, सीधे से कहा
हम तुम्हारे जैसे हैं, मतलब हम तुम एक जैसे हैं। हम तुम्हारे जैसे हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। आम्ही तुमच्यासारखं आहे, आम्ही तुमच्यासारखं नाही, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो प्रश्न चिन्ह क्यों, किस लिए, कारण का क्यों, का किस, कैसे, किधर, कहां, इधर उधर, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आखिर में प्रश्न चिन्ह। अब ये जो गद्य का आकलन है उसे बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए और पढ़कर फिर प्रश्न तैयार करने चाहिए जिसके उत्तर उपयुक्त गद्य खंड के अंदर हो। वरना ऐसे प्रश्न बना रहे हैं जिसका प्रश्न उन्हें भी पता नहीं है और उस गद्य खंड में भी नहीं, जिसके उत्तर पता नहीं। उत्तर नहीं लिखने हैं दोस्तों। किसी भी तरह से आप लोगों को इस गद्य खंड पर 4 अंकों का प्रश्न है, 4 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ एक वाक्य में जिसका उत्तर हो वही प्रश्न तैयार करने हैं और उसी हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। प्रातःकाल उठने वाला छात्र सबसे पहले क्या करता है? स्नान करता है, फिर उसके बाद पूजा करता है। मुझे सारे गद्य खंड याद है दोस्तों, आप तकरीबन मैं कदम सर धावाड़े लीजिए, ये कई साल से हम पढ़ते चलते आ रहे जिसके कारण सब याद हो रहे हैं। मैं तो कभी किताब हाथ नहीं लेता दोस्तों पढ़ाते समय, बिल्कुल नहीं। सब पूरे के पूरे जितनी भी कहानी कौन से को किसी भी प्रकार का पाठ सुनाओ, अभी सुना देता हूँ, वो भी बड़े आनंद के साथ, बड़ा मजा आ जाता है। तो इसी तरह से हम जो लिख रहे हैं प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह। अगर आपने प्रश्न लिखे हैं क्यों, किस लिए, लेकिन आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो एक भी अंक नहीं दिया जाएगा, एक भी अंक नहीं दिया जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है और पढ़े उसे सही ढंग से, वर्तनी की हिसाब से, दृष्टि से सारी चीजों को देखिए और क्यों, किसलिए, कारण, क्योंकि, किस, कहां, यहाँ वहां, इधर उधर, कहां किधर, इससे प्रश्न बनते हैं तो उसे हम प्रश्न बनेंगे। बिना किसी के कारण के प्रश्न नहीं बनते। आपका नाम क्या है, क्या है, क्या से बना, आप क्या कर रही है, आप कल क्यों नहीं आई, आप किधर जा रहे हो, वगैरह वगैरह। रामू के स्कूल न आने का कारण क्या था? मां बीमार थी, उत्तर होगा उसका जो परिचय। एनी डाउट, काय अडचण असे तो विचार है। तुम्ही बोलत थोडस, अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ये क्या होता है कि ये कोविड की वजह से एक तरफा हो रहा है, सोशल डिस्टेंस हम तो रख रहे हैं, बोलने में क्या अर्थ है, काय शंका असेल तर विचार। किसी, मैं बोला कोई आशंका लेकर चल रहा है कि दूसरी आशंका है, कोई बात नहीं चल। तो ये 4 प्रश्न बन गए, 4 के 4 प्रश्न के 4 प्रश्न के 4 उत्तर, 4 अंक मिल ही जाते। कितने बन गए? 16। अब बचा हमारा आखिरी प्रश्न जो 7 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए? 7। अब इसका विभाजन बता, अब इस हर एक के लिए एक अंक है। ऊपर जो प्रश्न तैयार करेंगे आप, अगर मान लो कि हमारी वर्तनी की गलती हो गई तो आधा अंक कट जाता, आधा 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 1 बनता, कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम पूरा, मतलब पूरे 80 अंकों में केवल 2 जगह आपको अथवा दिया गया है, अन्य कहीं पर भी आपको अथवा प्रश्न नहीं दिया गया। सब के सब प्रश्न आपको हाल ही कराने हैं, अनिवार्य है। अब निबंध दिए जाते हैं। कितने प्रकार के निबंध हैं? बोलो ना, कौन कौन से हैं? आत्मकथा। अब देखेंगे एक एक करके हम गिनाएंगे। जो आपने शुरू किया उसी से शुरू करता हूं। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या होता है? क्या होता है आत्मकथा का मतलब? क्या होता है? मैंने कहा आपकी आत्मकथा सुनाओ, मतलब आपकी। अब यहाँ पर हम लोग गफलत क्या कर देते हैं, हम लोग इसके अंदर एक गलती कर देते हैं, वो ये है आत्मकथा का मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हम दूसरों की तरफ से बोल रहे हैं, नहीं, स्वयं
मैं लाल किला बोल रहा हूं। मैं गर्मियों के दिनों के दिल्ली चला गया। मन के अंदर एक उमंग थी, एक नई तरंग थी, और इस दिल्ली शहर को देखना एक मेरा सपना था। क्यों कि जिसकी आन बान शान जो हर एक के लिए अपनी तरफ खींच लेती थी, और जो सारे हिंदुस्तान की एक जाति राजधानी। मैं चला गया। जाते समय मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे लाल किला जाना है। मैं तो लाल किला घूमने लगा, और उसकी शान शौकत, उसके रंगीन पत्थर को देखकर मेरा मन कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मैं विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक एक आवाज आई, अरे सुन रहे हो? मुझे लगा कोई मेरा परिचित होगा। मैंने इधर उधर पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, अरे हाँ, मैं लाल किला बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दीवार मेरे सामने, मैं जिसके सामने खड़ा था, वो बोल रही थी। राजा महाराजाओं के जमाने में मेरी शान शौकत कुछ बनती ही बनती थी। मेरे ऊपर सबकी एक महर नजर थी। मैं लाल ईंटों से, लाल पत्थरों से बना, जो पत्थर यहाँ से नहीं बल्कि किसी और से जगह से लाया गया था। इसकी शान शौकत में राजा महाराजा ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। यमुना नदी मेरे नीचे से बहती थी, जिसका हाउस का पानी जिसका पानी हाउस के अंदर आता था, और राजा महाराजा उससे स्नान किया करते थे। लेकिन आज नदी की स्पीड कर रही है। दरो दीवार आज तड़पती नजर आ रही है। दरो दीवार का हर चीज कोना कोना बोल रहा है, और मन के अंदर एक अशांति सी फैल गई है। मैं फिर कुछ घबराकर इधर उधर देखने लगा। कई पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ था। मुझे मेरे मन के ऊपर चोट लगती है। क्यों कि उस जमाने में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था मेरी दीवारों पर, मुंडेरों पर। लेकिन आज हर कोई आकर अपना नाम लिखता है, जैसे अपने शरीर के ऊपर कोई नस्ते चुभो, या फिर बाढ़ पीड़ित किया गया। बाढ़ पीड़ित स्वयं कहां मिला आपको? बाढ़ पीड़ित अचानक मिला क्या? नहीं, बारिश का मौसम आया, आप कहीं चले गए, आपके स्कूल के अंदर कई लोग आए हुए थे, तो एक ने कहा कि मैं बाढ़ पीड़ित हो रहा हूं। मैं किसी कोने में देखा कि आदमी बड़ा गुमसुम सा बैठा हुआ था। क्या ओडिया अठवा पावसात आला कोणी नाही, कपडे होते ऐसा मद्यपान किती सुंदर केलं का ना? मूड पडला, संसार तरी मोडला नाही, पाठीवरती हात ठेवले मस्त। कितनी सुंदर काव्य पंक्ति से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, किसी सुभाषित से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, किसी अन्य शब्दों से। यहाँ पर कोई आपको रोक टोक नहीं। और फिर वो कह रहा है कि मैं ऐसा, या मैं घायल सैनिक बोल रहा हूँ। इसकी भी इसी तरह से मैं एक अस्पताल में अपने मामा जी से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पर देखा तो एक की टांग टूटी हुई थी और दूसरी टांग भी अपाहिज हो चुकी थी। मैंने थोड़े से उसके चेहरे की तरफ देखा, बड़ा मुस्कुराता चेहरा नजर आया। मैंने सोचा आप कौन हो? तो फिर उसने अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर दी। मैं घायल से नहीं, वो कह रहा था, फिर उसकी बात सुन रही। अब हमारी बात न चलाए, केवल वही बोलता है, वही बोल रहा है। तो आप भी दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, जिसके अंदर हम अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार करते हैं, वर्णन करते हैं किसी यात्रा को देखे हुए घटना का। तो लेकिन यहाँ एक बात देखना जरूरी है कि निबंध को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक आरंभ, मध्य और अंत। आरंभ में क्या लिखना होगा? तो आकर्षक का हो, शुरुआत अच्छी हो, किसी सुवचनों से हो, काव्य पंक्ति से हो, या किसी गीत से हो। उसके अंदर एक बड़ा सुंदर वाक्य सुना रहा हूं आपको। तो उसके अंदर लिखा कि मैं अपने यहाँ बगीचा है, उस बगीचे में चला गया और बगीचे में देखा तो वहां एक बहुत बड़ा घंटा बना हुआ है। बजाने का घंटा नहीं, घंटा मतलब ताश, एक ताश। क्या देखा आपने? अस्पताल में एक घंटा। अब सोमत के अंदर आ जाता है, देखो हमदर्द हम से भी ज्यादा अंक मिला सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारी अशुद्ध गलतियां या शुद्ध वर्तनी की जो गलतियां हैं वो कम हो जाएगी तब। तो ये इस तरह से हम निबंध लेकर लिख सकते हैं। तो निबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है
कि आत्मकथनात्मक एक निबंध करके रखो, मैं कह रहा हूं। और इस साल ये जो कोविड है ना, यदि स्कूलें बंद हो जाए, परीक्षा न हो, ये जरूरी है, देखो आ ही जाएगा। या फिर यदि मतलब कहेंगे हम लोग कोविड एक महामारी, एक समस्या, इस पर भी आप लोग करके रखो, ताकि वो जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 अंकों में से 5 अंक मिल जाएंगे हमारे लिए। कितने बने? 21। थोड़ा सा गणित थोड़ा सा मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हिसाब कर लेता हूं अच्छी तरह से। तो 21 अंक मिल गए। देखो हमारा नियम बोर्ड का क्या बता रहा है, 20 अंक मिल जाएंगे, तो हमारे लिए 20 में से 15 कितने बन गए? 35 बन गए, हो गया हमको पास। अब सोपा आहे, अजून एकच प्रश्न सोडवलाय मी, फक्त एकच प्रश्न मी काय म्हणले, पण 2 प्रश्नाची गॅरंटी मी तुम्हाला दिली आहे। चौथा प्रश्न आते हैं हम लोग, जो बहुत ही सुंदर है, जो है भाषा अध्ययन या भाषा बिंदु, या जिसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब ये व्याकरण क्या है? तो वर्तनी, शब्द से लेकर आखिरकार समापन कहां हो जाता है, तो शुद्ध अक्षर पर समाप्त हो जाता है या शुद्ध लेखन पर समाप्त हो जाता है, वहां तक के। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं हमारे लिए पूछी गई? सबसे पहले है इसके अंदर हमारे लिए पूछा गया, व्याकरण जो है हमारे लिए पूछा गया। हर प्रश्न के अंदर एक प्रश्न व्याकरण का होता है। कुल मिलाकर 16 और 18 अंकों का व्याकरण पूछा गया है। 14 और 4 कितने हैं? 12 या 14 विभाग, 14 अंकों का व्याकरण होगा शायद। तो 14 अंकों का व्याकरण है, और प्लस 4 अंक जो पद्य के नीचे जो होता है, जैसे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पूर्व कक्षा में, लिंग परिवर्तन, वचन, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द। अब कल एक शब्द आता है विलोम और अनुलोम। अनुलोम शब्द लिखो, शब्द के लिए अनुलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब विरुद्ध अर्थी, और अनुलोम का मतलब समानार्थी। हमारे टीचर भी कंफ्यूज हो गए, पहली मर्तबा आता है शब्द, किसी के मस्तिष्क से निकला हुआ बड़ा विचित्र शब्द लोम अनुलोम। ये किसके अंदर है? प्राणायाम के अंदर है, लोम अनुलोम क्रिया, तो वहां पर लिखा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहां पर मेरे हिसाब से, वो है शब्द संपदा। शब्द संपदा का आता है शब्द भेद, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं व्याकरण के? शब्द के भेद है 2 ही है, शब्दांच्या जाती मराठीत वेगळ्या आणि हिंदीमध्ये वेगळ्या आहेत। केवल 2 ही शब्द के भेद है, एक विकारी और दूसरा विकारी। शब्द का मतलब जिसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है, जिसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसकी के विकारी कहते हैं। जैसे लड़का चला, लड़की चली, घोड़ा दौड़ा, घोड़ी दौड़ी, हाथी चला, हथनी चली, चला चली, चला चली। लिंग, कारक, वचन, स्थल, काल आदि के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। बहुत आसान है परिभाषा। क्या है? लिंग, वचन, कारक, स्थल, काल। वह वहां खड़ा था, वह यहां खड़ी है, वहां और यहां परिवर्तन आ गया। वह वहां, स्थल के काल, वह रो रहा था, वह रो रही थी तथा की भाषा। काल आसान है, काल बहुत आसान है। काल जिसको नहीं आते उसे 2 मिनट के अंदर समझा देता हूं। कल, काल, आज हो गया, परवा 2 दिन। तो वह रो रहा है, उस तरह से। तो मैंने कहा कि आपको कि शब्द 2 प्रकार के, जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, कारक, लिंग, वचन, स्थल, काल, क्या वो विकारी। और विकारी मतलब जिसके अंदर परिवर्तन नहीं आता,
और अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के अंदर लिंग, कारक, वचन, स्थल, काल आदि के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे हाथी मंथर चाल चलता है। अब ये मंथर जो है ना, मंथर शब्द, हाथी हथनी मंथर चाल चलती है, हाथी भी मंथर चाल चल रहा है, हथनी भी मंथर चाल रहा है। वह तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रही है, वह हौले हौले अपने कदम बढ़ा रहा था, वह हौले हौले अपने कदम बढ़ा रही थी। हौले हौले मंथर, इसके अंदर परिवर्तन आया क्योंकि अविकारी शब्द नहीं, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, और ऐसे ही शब्द अव्यय कहलाते हैं, जिसके कितने भेद हैं? 4। अब यहां प्रश्न आया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयव को पहचानो या शब्द को पहचानो। अब उसके नीचे अधोरेखांकित करो। जैसे कि वहां कोई शब्द आता है, किंतु, परंतु, इधर, इधर, उधर, कहां, किधर, ये शब्द आते हैं और ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। अब पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब विशेषण किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर रो रहा, रगड़ रगड़ कर। विशेषण है कि नहीं? या काला मुर्गा सफेद आवाज दे रहा था, नहीं होता कभी ऐसा। ये काली मुर्गी सफेद अंडा देती है, अरे काली हो या गोरी हो, अंडा तो सफेद ही देगी ना। लेकिन काला ये शब्द उसके लिए क्या है? विशेषण है। काला शब्द विशेषण है उसके लिए, इसलिए वो विशेषण। फिर क्रिया विशेषण आती है, मतलब क्रिया के बारे में शब्द। अब दोस्तों जो क्रिया के बाद जो फौरन शब्द आ जाता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वह तेज दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा, तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तेज दौड़ रहा, कैसे दौड़ रहा था? तेज दौड़ रहा था, क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद है संबंध सूचक और समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। जहां पर पहली की आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय, वह नदी की ओर चला गया, की ओर, दोनों के बीच का तुलनात्मक दृष्टि से समझाएगा। किसकी ओर जा रहा है? वह की ओर, समुच्चय बोधक। राम और श्याम दोनों भाई है, कौन सा अव्यय है? लेकिन कौन सा है? समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, समुच्चय या विस्मयादि बोधक, दोनों के बीच का संबंध बता रहा है। और पेड़ के पीछे कोई तो था, के पीछे संबंध सूचक, के पीछे, के भीतर, के अंदर। वाह क्या सुंदर बोली है, वाह, ओहो, छी, हट, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ओहो, अरे रे, आई गो। ये सब क्या है? विस्मय। विस्मय का मतलब जो शब्द हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं। मान लो हम चल रहे हैं और अचानक करके सब आई ग होता नहीं, आई ग जो शब्द निकला अचानक मुंह से, या किसी चीज को देख के वाओ, ये निकला शब्द क्या है? ऐसा होता है कभी विस्मयादि में। लेकिन शब्द इस्तेमाल सही ढंग से करना होगा दोस्तों, गलत ढंग से अगर इस्तेमाल करोगे तो पछताओगे। जहां पर वाह वाह, वाह वाह वाह, जहां पर ओ वहां पर ओ, ऐसा नहीं होता। वाह वाह, तुम्हारा वाह बढ़ गया। लोग इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, समझ में नहीं आएगा कहां से कहां कौन मार रहा है। जी कितना सुंदर ताजमहल नहीं होगा। वाह वाह क्या बात है। धक तेरी की, मतलब घृणा है, धक तेरी की, तू तो काम से ही गया। ओहो, अरे रे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे आप चलेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल चलूंगा। अरे रे, ओहो,
तेरी माँ का देहांत हो गया, ओहो ऐसा है, अच्छा अच्छा। और विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा आखिर में आ जाते हैं, उसे पहचानना बहुत आसान है। तो इसमें से कम दो में से दो अंकों के लिए पूछा जाता है, ये एक अंक मिल जाता है। एक तो वाक्यों में प्रयोग करो, निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करो। सार्थक, अब सार्थक का मतलब क्या होता है? उचित, योग्य। जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, इधर, उधर, भीतर, कहां, किधर, ये सब क्या है? अव्यय है। लेकिन अगर इसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो सार्थक वाक्यों में उपयोग किया जाए तो उसे अर्थ दिया जाता है, वरना नहीं। और इसके अंदर कारक चिन्हों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर नहीं लगाए जाएंगे तो दोस्तों एक भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा। समझो, यहां से 2 अंक मिले, लगा दो, हिसाब लगा दो, हिसाब लगाना है हमें। चलो उसके आगे का प्रश्न पढ़ो दीदी। हाँ वो गया ना, वो गया, उसके आगे। हाँ, प्रतिपूर्ण कीजिए। क्या किया जाता है यहाँ पर? हाँ, संधि विच्छेदन किया जाता है। अब संधि कितने प्रकार की है? वैसे 2, वैसे 5-6 प्रकार है संधि के। संधि के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है, लेकिन हमारे लिए 3 है। अध्ययन के लिए कितनी है? कौन कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और यद संधि है, वगैरह। 5-6 प्रकार है, उधर नहीं जाना है, केवल यहाँ पर देखना है विसर्ग संधि, स्वर। अब स्वर संधि, स्वर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा स्वर का मतलब? जब पीछे वाले बोले के दोस्त मेरे साथ बात करो यार, ऐसे नहीं होता ना। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र उच्चारण के होते हैं, अ आ ई उ ए ओ अ री की मात्रा पर। जो स्वर जहां पर किसी भी प्रकार का शब्द मिलाया नहीं जाता, जोड़ा नहीं, जो अपने मुख से अचानक निकलते। देखो उसके लिए त कहेंगे तो तालव्य दंत्य को मिलाकर त होता है, त अधिक त आधा, त में अ मिलाया गया आधा तो त बना, लेकिन अ में आ और आ मिला, लेकिन ये उच्चारण आ द आ ई ए ऐ ओ री, बिल्कुल मतलब कहीं पर नहीं रुकावट पैदा होती, कहीं जोड़ना नहीं करता। ये स्वर है जिसमें कोई भी शब्द जोड़े नहीं जाते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क शब्द बना, क से लेकर य तक जो शब्द बने वो सब के सब व्यंजन में आ जाते हैं, लेकिन री और रू को अलग हटा कर दिया गया है जो व्यंजनों में नहीं आते। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है व्यंजन, क कैसे बना? क अधिक अ, क अधिक अ, क खा, क अधिक आ, खा, इस तरह से। तो ये स्वर। और विसर्ग मतलब जो अ और आ की मात्रा है उसे मिलाकर, जैसे दुख, दुर्लभ, निसर्गता, क्रमशः, ये जो शब्द है जो विसर्ग में आते हैं, आखिर लगाए जाते हैं, और उसी तरह से वो। अब इसे क्या करना होता है? आपको 3 रखाने दिए जाते हैं। एक में शब्द दिया जाता है, एक में संधि का प्रकार दिया जाता है, और कौन सी संधि है उसके नाम लिखने होते हैं। विसर्ग संधि है तो विसर्ग, जैसे वाक अधिक इश, वाक अधिक इश, चलो ईश्वर की संधि बताओ। वागेश बनता है, और वाक ईश्वर का शब्द इश, इश अधिक इश, ईश्वर, ईश्वर, इश अधिक
वर्ड। देखो कल सर से बता देंगे सर। तो इस तरह से जैसे निसर्ग है या प्रश्नोत्तर है, प्रश्न अधिक उत्तर, प्रश्नोत्तर, हिम अधिकालय, हिमालय, ये हिम अधिकालय। अब ये संधि कैसे पहचानेंगे हम लोग? जिस शब्द के अंदर आखिर में, पहले शब्द के अंदर आखिर में अ की मात्रा अगर आती है तो स्वर संधि है, स्वर संधि है। अगर विसर्ग की मात्रा आ जाती है तो विसर्ग संधि है। और व्यंजन की मात्रा जैसे कि प्रश्न अधिक उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न न व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि आ जाएगी। स्वर आ जाएगी। तो अगर ये है तो इसे देना पड़ता है। और ये बहुत आसान है। मैंने कहा पहचानने की शब्द भावना क्या है इसके अंदर कि पहला शब्द जो हम लिखते हैं उसकी विच्छेदन करते हैं, उसे अलग करते हैं। पृथक संधि का मतलब पृथक करना, अलग करना, शब्दों को जोड़कर हटाना, अलग कर देना। तो वहां पर हम अलग करते हैं, उस हिसाब से हम उसे स्वर में है, व्यंजन में है या विसर्ग में पहचान लेते हैं। और इस तरह से यह संधि अलग है, वो आपके लिए नहीं है, यमे के लिए है। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ही लिखें। और जिस तरह से आपको कृति दी जाती है उसी तरह से आप उससे तैयार करेंगे। मान लो अगर चौखट दी गई है, चौखट, त्रिकोण दिया गया है, त्रिकोण, दायरा दिया गया है तो दायरा बनाए। जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से कृति पत्र में आपको बनाना होगा। अगर नहीं बनाए तो आपके अंक कट जाते हैं। अंक तो पूरे नहीं करते लेकिन कट जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। आगे का प्रश्न, इसके अंदर एक अंकों के लिए पूछा गया है। ये एक अंक। आगे बताओ। सहायक बहुत आसान है। सहायक का मतलब मदद करना। जैसे हम लोग हैं, आपके सर है, मैं हूं, और हमारे ऊपर कोई एक अध्यापक होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधान आचार्य। क्या कहते हैं? ये मुख्य है, हेड। सहायक का मतलब मदद करना। मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आती है और जो वाक्य को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया यह वाक्य के अंत में आती है। बहुत ही आसान। डोळं झाकून मित्रांनो लिहायचं, शेवटची जी असेल पण कोणाला जरा घोटाळा होता, कुछ विघ्न आ जाते हैं। तो मन के अंदर किसी प्रकार की बुरी भावना, अगर कुछ एक वाक्य में 3 क्रियाएं होती है, 3 क्रियाएं, लेकिन मैंने क्या कहा? मुख्य क्रिया के बाद तुरंत फौरन जो आती है वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। और कभी कभी किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। राम चला गया, चला, राम चला, एक ही क्रिया। लेकिन राम चला गया, चला और जाना, चलना और जाना 2 क्रियाएं। चला गया, गया से जाना, गया से गया लिखना है यहाँ पर और उसके आगे हाइफन लगाना है, उसके आगे हमें कोष्टक के अंदर लिखना है जाना। या फिर आप तालिका भी बना सकते हैं, मूल क्रिया और सहायक क्रिया, मूल क्रिया सहायक क्रिया। इस तरह से गया से जाना, था से वह रो रहा था से क्या होगा? था से होना होता है, होना। तो मुख्य क्रिया के बाद और जो वाक्य के अंत में क्रिया आती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। काय अडचण आहे का सहायक क्रियाबद्दल? एक अंक आपल्या स्वतःच लक्षात घ्यायचं। स्वतःच हे सगळं मी स्वतःच सांगतोय, फर्क काय सांगत नाही मी। तो उसके बाद आता है प्रथम प्रेरणा या द्वितीय प्रेरणा क्रिया पहचानो। प्रथम प्रेरणा या द्वितीय प्रेरणा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा